एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का पढ़ेजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ तक कर लिया था। जो मेन इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस हमने 10th क्लास के स्टार्ट किए हुए थे, ये चीज़ हमने कर ली थी। अब इसके बाद हम चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पर, जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी होते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है। इन दोनों का हमने डिस्टेंस निकालना है। पहले पॉइंट का नाम क्या है? ए, जो कि x1 y1 है। दूसरे पॉइंट का नाम क्या है? बी, जो कि x2 y2 है। तो इन दोनों में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, साथ में प्लस आएगा, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड कोई भी पॉइंट, अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अदर पॉइंट। ओरिजिन क्या होता है? जहाँ दो लाइंस मीट करती हैं। मान लो वो यहाँ कोई पॉइंट देता है, पॉइंट का नाम क्या है? x1 y1। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। यही यूज़ करेंगे। यूज़ करके हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, विच इज़ माई आंसर। ठीक है। इन सभी चैप्टर्स के लिंक दे रखे हैं मैंने, आप जाकर चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी चैप्टर फुली एक्सप्लेन्ड मैंने आपको करवा रखे हैं। अब इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला आएगा। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए। रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये पता होना चाहिए आपको। सभी साइड एंड डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर की साइड्स भी इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है, जो फिगर पैरेललोग्राम है, उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगला, ऑपोजिट साइड एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। दो चीज़ें ध्यान रखनी है। दो चीज़ें कौन कौन सी? पहला तो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स और डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं। दूसरी बात रेक्टेंगल लेनी है, रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड एंड डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट बोला है मैंने, साइड्स। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका मतलब ये होगा हमेशा। कैसे होगा ये बात करते हैं। अब लेट अस सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूँ, AB आ गया, इसका डिस्टेंस निकाल लूँ, BC आ गया। अगर ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का डिस्टेंस थर्ड साइड के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तब हम उन 3 पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? उन तीनों पॉइंट्स को, दैट इज पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ तक बात खत्म। इसके बाद मेरे पास आया सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें जस्ट डिस्टेंस बताता है किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के। दो पॉइंट्स हैं फिक्स, उनमें क्या डिस्टेंस होगा? इट इज कॉल्ड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड है मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है? एक लाइन को डिवाइड करने का काम करता है। AB एक लाइन है, उस लाइन को P पॉइंट ने MN रेशो में डिवाइड किया, तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। मान लो ये लाइन मेरे पास 18 सेंटीमीटर की है, P पॉइंट ने इसको डिवाइड कर दिया, ये साइड 6 रह गई, ये बन गई 12। ये भी तो रेशो ही है। m यहाँ पर क्या है? 6, n यहाँ पर क्या है? 12। अब इस पॉइंट का नाम हमें नहीं पता, ये निकालने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। क्लियर बात? ठीक है। अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रेशोज आती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अगर इस चैप्टर की बात करूं तो मेरे पास एक ट्रायंगल होनी ज़रूरी है। ट्रायंगल कौन सी है मेरे पास? राइट एंगल, जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 का।
तो हम एक ट्रिक से सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। क्लियर? अब ये P है परपेंडिकुलर, ये B है बेस, ये H है हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बात करूं ट्रिक की तो ट्रिक ये वाली है। P स्टैंड्स फॉर पंडित, ये है पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ये चीज़ याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद हो गया। अब P है क्या? परपेंडिकुलर। B है क्या? बेस। H क्या है? हाइपोटेन्यूज। उसके बाद ट्रिक है सोना चांदी तोले। S पर साइन, C पर कोस, T पर टेन। तो अगर मैं साइन की वैल्यू निकालनी चाहूँ P/H होती है, कोस की वैल्यू B/H होती है, टेन की वैल्यू P/B होती है। सिर्फ ये तीन ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और भी हैं, तो जो है हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं तो वो कोसेकेंट होगा, अगर मैं कोस का उल्टा कर दूं वो सीकेंट होगा, अगर मैं टेन का उल्टा कर दूं तो वो कोट बनेगा। बेसिक थिंग। अब एक चीज़ और, अगर मैं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा? टेन थीटा, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आई होप आप हैंड राइटिंग को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। मैंने ये नोट्स खुद अपने हैंड से ही बनाए हैं। ठीक है जी, इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल याद करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ एंगल्स हैं, एक एंगल 0 है, 30 है, 45 है, 60 डिग्री का है और 90 डिग्री का है। ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पड़ी हैं एक साइड पर, साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंड 6 ही हैं। यहाँ पर एंगल्स हैं, तो आपको याद करना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कितने एंगल पर वैल्यू कितनी है। टेन की 60 पर वैल्यू कितनी है, ये आपको टेबल एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें बताया है मैंने कि आप इनको इजीली याद कैसे कर सकते हैं। लेट अस गो टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इसको याद कैसे करना है। कमिट टू मेमोरी। ठीक है जी, चैप्टर 8 है आपका। अगला आता है आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। दूसरी कौन सी है? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल है। तीसरी कौन सी है? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, लेट अस कम टू 9th चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक सी बात है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बात करते हैं। जब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करे तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे को बनता है। सपोज ये आपकी ज़मीन है, यहाँ आप रहते हो, ज़मीन में यहाँ पर मान लो समुंदर है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे की तरफ। यहाँ कोई पक्षी उड़ रहा है, आप ज़मीन पर हो, उसका एंगल निकालना है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बात क्लियर? एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ज़मीन से नीचे जाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उसका एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ज़मीन के ऊपर, चाहे एरोप्लेन उड़ रहा है, चाहे कोई बर्ड उड़ रही है, चाहे कोई पिजन है, कुछ भी हो, उसके एंगल निकालने के लिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन यूज़ करते हैं। ये सब कैटेगरी आ जाती है, सब कैटेगरी आ जाती है किसकी? मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है जी, अगला चैप्टर कंस्ट्रक्शन का है। अगर मैं बात करूँ CBSE बोर्ड की तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। अगर मैं बात करूँ PSEB बोर्ड की, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, उसमें ये आता है। इसमें से एक क्वेश्चन ही आना है, वो आप ध्यान रखना, 4 मार्क्स का आएगा, हो जाएगा। अगला सर्कल्स की बात करूँ मैं, सर्कल को आपको बेसिक 6-7 आइडेंटिटीज को पता होना चाहिए। ये सर्कल है, सेंटर से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, पहला हो गया। अगर कोई लाइन सेंटर से पास कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर, सेकंड भी हो गया। अगर मैं बात करूं टेंजेंट की तो बात करते हैं हम। मान लो मेरे पास ये सर्कल है, सर्कल को कोई बाहरली लाइन एक ही पॉइंट पर कट करके पास करती है तो उसे हम लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर? अब 3 चीज़ें होगी।
आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ चीज़ पे। फोर्थ क्या है मेरे पास? कोड। कोड क्या है? बेसिकली सर्कल के अंदर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो कोड बन जाएगी। अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर क्रॉस करती है उसे हम बोलते हैं सेकेंड। दैट इज वन थिंग। अच्छा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसमें से मेरे पास एक बाहर एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है? तो उसका आंसर क्या आएगा? 2 टेंजेंट, एक ये वाली एक ये वाली। तो मेरे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर मैं सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट बनानी चाहूँ तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा? 2। 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 1 नहीं आएगा, ना इनफाइनाइट मैनी आएगा। इनफाइनाइट मैनी अगर पूछता है तो वो किसी पॉइंट पर बात करता है। मेरे पास एक पॉइंट है, इसमें से हम बहुत सारी लाइंस पास कर सकते हैं, उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, ये अलग बात है। क्लियर? 7th बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान से सुन लेना आप सभी। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर ली, पर सेंटर से ये कितने एंगल की बनेगी? 90 एंगल की बनेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब इसके बाद आपका चैप्टर आता है, 12th चैप्टर आता है, इसमें हम एरिया बात करते हैं। किसका एरिया? सर्कल का। पहली बात तो ये मेरे पास ये सर्कल है, सर्कल का ये कुछ पोर्शन उसे हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ये बाकी पोर्शन बच गया जो वाइट वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। ठीक बेटा। अगला मेरे पास, अगर मेरे पास कोई लाइन आ जाए, कोड आ जाए, कोड क्या कर सकती है? सेगमेंट बनाती है। ये छोटे वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट है और ये वाइट वाला बच गया, ये क्या है? मेजर सेगमेंट। अगर मैं सम अप करूं तो 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है, अगर लाइन ड्रॉ की है तो ये वाला पोर्शन क्या बनेगा? माइनर सेगमेंट। ये बड़ा वाला क्या बनेगा? मेजर सेगमेंट। यहां तक बात खत्म। अब अगर मैं इसी सर्कल के अंदर, चलो मैं नया बना लेता हूं, एक सर्कल बना लिया, अब मैंने सर्कल के अंदर कोई भी आर्क बनाई तो इसे हम सेक्टर का नाम देंगे। ये सेक्टर है माइनर वाला और ये बच गया, ये क्या है? मेजर सेक्टर। खत्म बात, समझ आ गया होगा। हो आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हम? सर्कमफ्रेंस। मान लो मेरे पास ये रस्सी है, रस्सी को मैंने फोल्ड करके क्या बना दिया? एक सर्कल, तो वो उसका क्या बन गया? सर्कमफ्रेंस। तो पेरीमीटर को जनरली हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्कल विद द सेम रेडियस इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। एक सर्कल है, एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, सर्कल का सेंटर तो सेम है, सेंटर सेम को क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। आगे बढ़ते हैं। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या बनेगा मेरे को? ले सर्कल के एरिया πr² होता है, वो कितने एंगल पर है? θ/360। यहाँ से क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ सर्कल के ऊपर आर्क की, तो मेरे पास ये क्या है? 2πr। दिस इज माई सर्कमफ्रेंस। कितने एंगल पर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। 13th चैप्टर पर मूव करते हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ जी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके एग्जाम में 12 to 14 मार्क्स का आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर करता है आपके 80 मार्क्स के। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। पहला मेरे पास क्यूब है, क्यूब का हमेशा होता है मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो रूम का बॉटम और रूफ कवर नहीं करता। मान लो ये मेरे पास एक छोटा सा क्यूब लिया मैंने, ये वाला, इसकी 4 वाले हैं जिन्हें कंधा नु बोलते हैं, आप कंधा बोलते हैं पंजाबी से। आप 4 साइड्स को बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। अगर सारा कवर हो तो टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 6a², क्योंकि 6 दीवारें होती हैं, लेफ्ट राइट, सामने पीछे, बॉटम और टॉप, 6 बन गई ना। ये 4 होती हैं
क्यूब में अगर मैं लेटरल की बात करूं, टोटल की बात करूं 6 और वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब। ठीक है, सिमिलरली अदर मूव करते हैं हम। क्यूबॉइड का एरिया ये वाला होता है, क्यूबॉइड का भी लेटरल होता है। कोई सर्कुलर बॉडी है उसका होगा कौन कौन ऐसे होती है कौन का होगा मेरे पास कर्व सरफेस एरिया। टोटल दोनों का ही होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। वॉल्यूम जितनी कैपेसिटी है वो बात करता है। आपको जस्ट फॉर्मूले लर्न करने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर आ गया। सिलेंडर ऐसी शेप होती है सिलेंडर की, घर में भी देखा होगा। सिलेंडर का क्या है बेसिकली कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, मतलब जो ये वाला पोर्शन है इसे हम कर्व बोलते हैं, ये वाला ओनली कर्व। टोटल है, टोटल में सारा ही आ जाएगा। वॉल्यूम कितना पानी भर सकते हैं या कितनी एयर है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम की बात होगी यहाँ पर। क्लियर। अब अगर मैं स्फीयर की बात करूँ, फुटबॉल है, फुटबॉल का जो एरिया ऑक्यूपाई है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्व भी सेम है, टोटल भी सेम है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। हेमिस्फीयर की बात करूं, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा कर्व 2πr², टोटल क्या होगा 3πr² और वॉल्यूम क्या होगा 2/3πr³। अब मेरे पास एल क्या होती है, बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है। आर क्या है मेरे पास, रेडियस है। एच क्या है मेरे पास, हाइट है। और एल को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, दैट इज स्लैंट हाइट। किस फिगर की बात कर रहा हूं आपको अभी लग जाएगा पता। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक कोन है, कोन का कुछ रेडियस होगा, कोन की कुछ हाइट होगी और कोन की एक स्लैंट हाइट होगी। अब मान लो अगर क्वेश्चन में दे रखा है एच गिवन है, आर गिवन है, एल निकालनी है तो हम एल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πRL, तो मुझे एल की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ी। दूसरी बात, एग्ज़ाम में बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है, किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर, डेकामीटर, व्हाटएवर। पहला किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, अकेला मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मुझे पता है 1 किलोमीटर में, सभी को पता होगा मुझे नहीं, सभी को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1 2 3 जंप। अगर मैं फाइंड करना, मुझे एक और चीज़ पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं, तो 1 जंप 2 जंप बन गया। तो बेसिकली अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप बता सकते हो। यहाँ से जाना है 1 जंप 2 जंप, कितनी जंप है 100 है, हो गया। अगर वो एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आप आंसर कर पाओगे क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। अगर वो पूछ ले 1 मीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर, मीटर कहाँ पर है, ये रहा 1 2 3, तो आंसर क्या बनेगा मेरे पास 1000 बन गया। अब ये तो था यहाँ से यहाँ जाना, तो ऐसे बनेगा चीज़। अगर उल्टा आ जाए तो आप डिवाइड करोगे, अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो आप डिवाइड बाय करोगे। 1 मिलीमीटर इक्वल टू डैश मीटर, तो यहाँ से यहाँ जाना है 1 2 3, अब 3 बार नीचे 1 2 3, ये चीज़ होगी, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं फिलअप्स की फॉर्म में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन अकर इन ए गिवन डाटा, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि कोई डाटा कितनी बारी आ चुका है। क्लास मार्क की बात करूं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास क्लास मार्क आ जाएगा। अगर हमने मीन निकालना है, मीन क्या होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है।
एग्जाम्पल है, आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं आपको इतना डीपली नहीं करवाऊंगा बिकॉज ये नोट्स हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑफलाइन क्लास में सभी को सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। अब मीन कैसे होगा, सम ऑफ नंबर है, सम ऑफ नंबर्स निकाल लो। नंबर टोटल कितने हैं, 4 है, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आएगा आंसर 2.5। ये था हमारा मीन निकालने का मेथड जब सिंगल क्वांटिटी गिवन हो। ये सिंगल ही है। मोड क्या है, रिपीटेड, यहाँ पर जो चीज़ रिपीट हो रही है 1 2 दो बार रिपीट है तो 2 क्या होगा मेरे पास, मोड होगा, ठीक है जी। मीडियन कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, बट मिड वैल्यू निकालने से पहले हमने जो डाटा गिवन है उसको अरेंज करना होता है। अरेंज किस में करना होता है मुझे, असेंडिंग ऑर्डर में। मान लो कोई भी डाटा मेरे पास गिवन है, ये वाला ऊपर, इसको मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब 2 यहाँ से छोड़ दिए, 2 यहाँ से छोड़ दिए, तो सेंटर वाली टर्म मेरी क्या बन गई, मीडियन बन गई। अब अगेन 2 यहाँ से छोड़ दिए, 2 यहाँ से छोड़ दिए, अब इन दोनों 2 बच गई, इन दोनों में से बड़ी वाली टर्म क्या होगी, हमेशा मीडियन बनेगी। इसका फॉर्मूला भी नोट कर लो अगर आपको नोट करना है तो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टर्म्स कितनी है भाई, 5 मतलब और टर्म्स है, देख लो 1 2 3 4 5 और टर्म्स है, उसमें +1/2, ये आपका क्या आएगा, मीडियन। यहाँ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, +1 आ जाएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे 3 3 + 1 4 बन जाएगा। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ये जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हों तब लगाना है, ये जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तब लगाना है, ठीक है। आगे एक बात और ध्यान रखना, अगर एग्ज़ाम में डाटा ज़्यादा गिवन हो, हमने मोड निकालना है, पहले हमको F0 F1 F2 निकालना पड़ेगा, तभी हम वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे पास डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। मीन हम निकालते हैं, x बार लिखते हैं मीन को। इसको निकालने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समेशन ऑफ f(x) डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। लास्ट है मेरे पास मीडियन निकालना। पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जिसको हम CF बोलते हैं, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि एग्जैक्ट किस फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू आ रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग H आएगा और L आ जाएगा, हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मीडियन में दो चीज़ें आती हैं, L जिसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, C मैंने आपको अभी बता दिया, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मोड में ये चीज़ है, आप ध्यान से देख लेना, एग्जाम में आती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, आप नोट कर लीजिए, हमेशा मोड किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन -2 मीन। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, नोट कर लो, मैं भूल गया लिखना, भी मुझे याद आया, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, आप एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में भी आज तक तो क्वेश्चन नहीं बनते थे ज़्यादा, बट अब फिलअप्स में क्वेश्चन बनते हैं। इवेंट की डेफिनेशन क्या है, एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट। सैम्पल स्पेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हम रैंडम मोस्टली वेरिएबल्स आते हैं, चाहे वो आउटकम्स आए, चाहे कुछ मर्जी आए, इवेंट्स आए, उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं। श्योर इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटी है, बारिश आने की पॉसिबिलिटी है, बादल है, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स जो पॉसिबल नहीं है, आने के चांसेस कम है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस बोल लो, आउटकम्स बोल लो, चाहे इवेंट बोल लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ और ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट कौन से होते हैं, होने की संभावना को 1 से माइनस कर दे तो वो नोट की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ E नोट और नोट E इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। किसी चीज़ के होने की संभावना
ना होने की संभावना 1 से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा सिंपली। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछता है। चैप्टर छोटा सा है बट इंटरेस्टिंग है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई किस में करती है, 0 और 1 में। चाहे वो 0 की इक्वल हो चाहे 1 की इक्वल हो, प्रोबेबिलिटी इसके अंदर ही लाई करती है। हमेशा प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी या 1 से लेस होगी। हमेशा प्रोबेबिलिटी या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। ठीक है जी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव कभी नहीं होती। हमेशा क्वेश्चन यहाँ पर कार्ड्स में से बनता है। मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश भी करी है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लू होते हैं, सॉरी ब्लैक होते हैं। अब 26 में भी 13 हार्ट वाले होते हैं, ऐसे दिखा रखा है मैंने, जो रेड होते हैं। 13 डायमंड होते हैं, ऐसे दिखा रखा है। अब ब्लैक कार्ड्स भी होते हैं, ब्लैक कार्ड्स भी होते हैं मेरे पास। ठीक है, तो ब्लैक कितने होते हैं मेरे पास, 26। स्पेड के 13 होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। ए को बोलते हैं हम एस, क्योंकि टोटल कार्ड 13 होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है फेस कार्ड्स कितने होते हैं। 3 तरह के फेस कार्ड्स होते हैं। एक तो किंग होता है जिसको हम 13 बोलते हैं, क्वीन होती है जिसको हम 12 बोलते हैं, जैक होता है जिसको हम 11 बोलते हैं। दीज आर फेस कार्ड्स। तो बेसिकली बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि मेरे पास एक तो ए होता है, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को जैक, क्वीन को क्यू 12 और किंग को के 13 कार्ड्स हो गए। इसमें से ए को एस बोलते हैं, 11 को जैक, 12 को क्वीन, 13 को के। ये तीनों क्या है, फेस कार्ड्स हैं। ये सभी फेस कार्ड्स नहीं हैं, ये तो एस अलग है। आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसने वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो जल्दी से चैनल पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।